नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज जो न्यूक्लियस के बारे में आपको जाननी है वो उसकी डिस्कवरी है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। इसके बाद जो रॉबर्ट हुक का कॉन्सेप्ट था वो रॉन्ग हो गया था, क्योंकि उसने तो कहा था कि सेल एम्प्टी है, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने उसी के अंदर न्यूक्लियस को फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी जो चीज इसके बारे में जो बेटा वो जो आपको देखनी है वो उसकी लोकेशन है। आप जानते हो कि प्लांट में सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है, तो दैट्स व्हाई प्लांट के अंदर इसकी जो लोकेशन होती है वो पेरिफेरल होती है, साइड पर होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर अगर आप देखो ना न्यूक्लियस को, तो एनिमल सेल में जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनेली न्यूक्लियस होती है। एनिमल सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनेली न्यूक्लियस होती है, ठीक हो गया ना। जबकि प्लांट में वैक्यूल होता है। एक और बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आपको जानने के लिए। देखो बेटा, सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वरना साइज वाइज जो है बेटा वो न्यूक्लियस ही सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है, ठीक हो गया। चले, ये जो है वो एनिमल सेल में जो है बेटा वो सेंटर के अंदर पाई जाती है। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद इसकी तादाद को लेके अक्सर औकात जो है बेटा वो पूछा जाता है, और यहां से जो है वो एमसीक्यूज भी आता है। चले देखें, तादाद के हवाले से न्यूक्लियस अगर किसी सेल में एक है तो इट विल कॉल मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। अक्सर जो सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, वो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। मसलन आपने, चलें एक कॉमन एग्जांपल बता दो जो आपने भी पढ़ी होगी, डाइकैरियोटिक फंगस, डाइकैरियोटिक फंजाई। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना फंगस में, तो उसके अंदर दो न्यूक्लियस एक ही वक्त में आ जाते हैं, तो वो बाइन्यूक्लिएटेड बन जाता है। जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो फिर वो मोनोन्यूक्लिएटेड बन जाता है, तो ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर बेटा आपको याद हो, जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल्स में आपने पढ़ा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड उसके सेल्स होते हैं, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियर। कैंसर का सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉली न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक हो गया। ये बातें जो है बेटा वो आपने याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की कंपोजिशन की। न्यूक्लियस केमिकली बेटा तीन चीजों का बना होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। और प्रोटीन जो होती है ना इसके अंदर बेटा वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। आरएनए ट्रेस में पाया जाता है, ज्यादातर डीएनए और प्रोटीन जो है बेटा का जो है बेटा वो पूरे का पूरा न्यूक्लियस जो है बेटा वो डेवलप होता है। चले आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा, बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है वो तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहली बात है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको बताता जाऊं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, ये न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस भी जो है बेटा ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो पता क्या, न्यूक्लियस के लिए ही न्यूक्लियर एनवेलप का लफ्ज इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर एनवेलप का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बाकी जो है ना इसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर एनवेलप। हालांकि जो है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो दो मेम्ब्रेन्स थी, पर उसको तो हमने नहीं कहा माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप। लिटरेचर उठाए ना तो किसी ने बाय मिस्टेक ही माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप का लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना इस्तेमाल नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप का लफ्ज इस्तेमाल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। क्यों भाई? माइटोकॉन्ड्रिया भी तो दो मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसकी वजह यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है। उसकी इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वो क्रिस्टी है, वो इनफोल्डिंग्स की शक्ल में है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेटा वो अटैच है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लियस के केस में ऐसा होता है कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों एक सी होती है। क्योंकि इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों एक सी है, तो दैट्स व्हाई इसके लिए न्यूक्लियर एनवेलप का लफ्ज मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो है बेटा वो इस्तेमाल किया जाता है। चले न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और बातें जो है बेटा वो हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, मोस्टली जो बातें इसके बारे में बताई जाती हैं वो है बेटा, अच्छा थोड़ा सा एक बात भाई बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दो चीजों को जोड़ती है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ती है साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म से अगर किसी चीज ने न्यूक्लियोप्लाज्म में आना है तो वो इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगी, दोनों में कनेक्शन है ये, ठीक हो गया।
तो ये आप, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखेंगे, न्यूक्लियर जो आउटर वाली लेयर है, आउटर जो मेम्ब्रेन है, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा वो अटैच होता है, ठीक है ना, ये बात भी आपने याद रखनी है। फिर न्यूक्लियर पोर्स के बारे में भी हम बोल लेते हैं बेटा। ये जो न्यूक्लियर, जैसे अभी मैंने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब वाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर किसी चीज को जाने तो ज्यादातर जो चीजें उसके अंदर से पास आउट होती हैं वो उसके पोर्स के थ्रू होती हैं, जिनको आप न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हो। देखो बेटा, ये ट्रैफिकिंग कंट्रोल होती है इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। अब जो है बेटा, दो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं कि जो अनडिफरेंशिएटेड एग सेल होता है, एग होता है ना जो अनडिफरेंशिएटेड, अभी वो जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुए उसके सेल, तो उसके अंदर तकरीबन 30,000 पोर्स जो है वो पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है ना। जबकि जो एरेथ्रोसाइट होता है ना, एरेथ्रोसाइट हमारे रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, उसके अंदर जो है बेटा वो 3 से 4 पोर होते हैं। अब जहन में एक क्वेश्चन आता है, बच्चा क्लास में हमसे अक्सर पूछता है कि सर आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, फिर ये न्यूक्लियर पोर कहां से आ गए? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये पोर कहां से आ गए? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जब जो आरबीसी है ना, आरबीसी ये जब इमेच्योर होता है ना, इमेच्योर होता है, अभी नया नया बना है, और जब ये मेच्योर होता है, इसमें फर्क होता है। जब ये इमेच्योर होता है ना तो उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। और जब ये मैच्योर हो जाता है ना तो ये एब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हेमोग्लोबिन को स्पेस देनी होती है, तो दैट्स व्हाई ये अपना न्यूक्लियस डिसअपीयर कर देता है। तो बेटा लेकिन जब ये इमेच्योर होता है तब इसमें न्यूक्लियस होता है, और तब उसमें 3 से 4 पोर पाए जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा, न्यूक्लियस गायब, तो फिर पोर भी खत्म हो जाएंगे। ये बातें आपने बेटा याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में काम आएंगी। चलें, उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है बेटा न्यूक्लियोलस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोलस है बेटा, ये जो है बेटा प्लेडे नाम का एक साइंटिस्ट था, न्यूक्लियस तो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन प्लेडे आप जानते हो ये राइबोसोम भी इसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियोलस भी इसी ने डिस्कवर किया था। ये एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। चले मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आप देख रहे हो ना सेंटर में, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ये आपको पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के ना, पोर्स भी। ये मैंने जब आपको बताया था कि ये बेटा नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट होती है, नॉन मेम्ब्रेनस जो है ये जो है बेटा ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ये ऑर्गेनेली नहीं है, ये ऑर्गेनेली का एक पार्ट है, सब ऑर्गेनेली भी बोल देते हैं इसको। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कंडेंस पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर पाया जाता है। चले इसके बारे में हम कुछ और बातें पढ़ते हैं। देखो बेटा, इसके ना 2 हिस्से होते हैं, इसके ना 2 पार्ट होते हैं। अब एक सेंटर वाला पार्ट होता है जैसे यहां दिखाई दे रहा है, और एक इसका पेरिफेरल पार्ट होता है। मीन देखे ना, एक ये सेंटर है, ये सेंटर वाला पार्ट है, और ये वाला हिस्सा पेरिफेरल है, ठीक है ना, ये सारा पेरिफेरल है, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये कंडेंस पार्ट है, ठीक है ना, ये इसका पेरिफेरल पार्ट है ये सारा। तो जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना, लिखा हुआ है कि वो ग्रेनुलर होता है, और वो ग्रेन्यूल किस चीज के होते हैं? असल में वो प्रिकर्सर्स होते हैं, किसके? राइबोसोम्स के। प्रिकर्सर्स में आप यूं समझ लें कि ये प्रोटीन्स है, ठीक है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने आगे चल के राइबोसोम में बदल जाना है, जिन्होंने आगे चल के राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होकर राइबोसोम बनना है। तो ये प्रिकर्सर्स हैं, रॉ मटेरियल है, प्रोटीन है जिसने आगे चल के राइबोसोम बनना है, ये पेरिफेरल पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जो है बेटा वो फाइब्रिलर पार्ट होता है, उसके अंदर जो है बेटा वो आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए पाया जाता है। आरडीएनए का वर्ड जो है ना वो 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए भी वर्ड आरडीएनए का इस्तेमाल होता है, राइबोसोमल डीएनए का वर्ड भी जो है आरडीएनए जो है वो राइबोसोमल डीएनए के लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है। राइबोसोमल डीएनए बेटा वो डीएनए होता है, डीएनए का वो हिस्सा होता है जो कि राइबोसोम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी यहीं पर मौजूद होता है। ये बात आपने याद रखनी है। चले देखो बेटा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा वो मैं आपको बताता हूं, वो क्या? देखिए, न्यूक्लियोलस जो है इट इज द फैक्ट्री टू मेक राइबोसोम्स, ठीक है ना, ये फैक्ट्री है, क्या करती है? राइबोसोम बनाती है।
ठीक हो गया, ये बात आपने। और राइबोसोम खुद फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, तो इसमें राइबोसोम बनते हैं। असल में ना आपकी बुक के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है असेंबल्ड का, ये इसकी भी एक लॉजिक है। असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे करना। असल में जो राइबोसोम बनाने वाली जो प्रोटीन होती है ना, वो बनती है साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में बनेगी, वो प्रोटीन क्रॉस करती है, ठीक है ना, क्रॉस करके वो न्यूक्लियोलस में आती है, यहां वो आ जाती है, वो आ गई, यहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है, ये दोनों यहां पर इकट्ठे होते हैं। जो प्रोटीन राइबोसोम को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो साइटोप्लाज्म से बनती है। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि जनाब जो है वो न्यूक्लियोलस जो है ना वो तो सिर्फ जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, वो राइबोसोम नहीं बनाता। बेटा राइबोसोम बना ही तब ना जब ये दोनों इकट्ठे हुए, वरना तो एक राइबोसोमल आरएनए था, एक प्रोटीन थी, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इकट्ठे हुए राइबोसोम तो तभी बना ना। तो फिर हम अब कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम बनाता है, लेकिन राइबोसोमल आरएनए भी न्यूक्लियोलस ही बनाएगा। फिर बात कर लेते हैं उस प्रोटीन की जो राइबोसोम के बनाने में इस्तेमाल होती है, वो साइटोप्लाज्म बनाता है। सही बात अगर आपको पता होगी ना तो बेटा आप कभी भी एमसीक्यूज के अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो समझना बहुत जरूरी है। चले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपको समझाता हूं। देखिए क्रोमोसोम, ये आपको डायग्राम भी दिखाई दे रही है, क्रोमोसोम। ये जो सेंटर में ग्रीन पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ठीक है ना। इसकी ये जो टिप होती है ना, टिप ये वाली टिप जो होती है, इस ये ले लें या ये ले लें, इसको कहा जाता है टीलोमेयर। ये टॉपिक भी है टीलोमेयर, ठीक हो गया। दरमियान में सेंट्रोमेयर है। अच्छा फिर एक और बात बताता हूं, एक प्रोटीन यहां पर जो है बेटा वो होती है, एक प्रोटीन यहां पर होती है, उस प्रोटीन को यहां पर ऐसे एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर प्रोटीन। ये काइनेटोकोर प्रोटीन ही काइनेटोकोर स्पिंडल्स के साथ जाकर अटैच होती है। जो स्पिंडल फाइबर होंगे ना अटैच इसके साथ, वो यहां काइनेटोकोर प्रोटीन की सेंट्रोमेयर की जगह पर विद काइनेटोकोर प्रोटीन स्पिंडल्स जो है जो अटैच होते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर प्रोटीन ऑफ द क्रोमोसोम्स के साथ जो है बेटा वो अटैच होते हैं, आपने याद रखना है। और एक देखें यहां पे ये लिखा हुआ है दीज आर क्रोमेटिड्स। ये दोनों जो है बेटा ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। दीज आर बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमेटिड इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। बाकी इसकी कंपोजिशन जो है बेटा, जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन होती है वो इसी की कंपोजिशन होती है। इसमें डीएनए होता है, इसमें आरएनए तो है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको जाननी चाहिए बेटा, ये जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, ये नजर नहीं आते, ये इनविजिबल होते हैं। तब भी ये पाए जाते हैं, तब भी इनकी कंपोजिशन सेम ही होती है, लेकिन ये पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन फेज में आता है, जैसे ही सेल डिवाइडिंग की तरफ जाता है, ये बेटा कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क, और कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम जो है बेटा वो आपको दिखाई देता है। तो उस वक्त जो है बेटा आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे अभी मैं बात कर रहा था क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात जो है बेटा वो अभी हमने कर लिया कि हिस्टोन प्रोटीन और ये इनके ऊपर जो है बेटा ये मुश्तमिल है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा, ये मैं काइनेटोकोर के बारे में आपको बताया। देखें ना ये लिखा हुआ है, ये काइनेटोकोर है, ये वाली जो जगह है दिस विल बी अ सेंट्रोमेयर, और ये आप जानते हो कि ये क्रोमेटिड है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये वाला जो एरिया ना ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर सेल के अंदर आप जानते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मुख्तलिफ होते हैं। मैन में 46 है, चिंपैंजी में 48 है, वीट में 42 है, पोटैटो में 48 है। तो ये बेटा जी इस तरीके से जो है वो हर एक जानदार के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। नंबर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड की जो अरेंजमेंट होती है ना वो हर एक में, देखे ना यहां अगर आप पोटैटो और चिंपैंजी की बात करें, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होने का मतलब जेनेटिकल मेकअप सेम नहीं है। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो अरेंजमेंट होगी ना 48 क्रोमोसोम में, वो इंटायरली डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्लस अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से वेरी कर जाते हैं, चाहे क्रोमोसोम नंबर सेम ही क्यों ना। अब जानने वाली जो बात है ना, हमने तो ये डिस्कस करना है कि यूएचएसएमडी कैड में इस एरिया से एमसीक्यूज कैसे आ सकता है। देखो बेटा
सबसे पहले तो ना आपको ना एक टर्म क्लियर होनी चाहिए। वो टर्म आपको क्लियर होगी ना, फिर मैं आगे की बातें करता हूं। वो क्या है बेटा, एक होती है हैप्लाइड और एक होती है डिप्लॉइड। क्या होती है ये, देखो इसको कैसे आप समझोगे। देखो बेटा, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि एक जानदार के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसके आधे हैप्लाइड हो देंगे, और अगर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो ना, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मसलन इंसान के सेल की बात करो तो 46 डिप्लॉइड हुआ और 23 जो है बेटा ये हैप्लाइड हो गया। इसको सिंगल एन से लिखोगे, इसको 2n लिख दोगे, क्योंकि एक से दो है हमारे पास, एक जैसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 होमोलोगस क्रोमोसोम, 23 होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों मिलकर अब डिप्लॉइड बना लेते हैं। तो ये जो है बेटा, ये हैप्लाइड और डिप्लॉइड की टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर क्रोमोसोम में एक और टर्म जो है बेटा वो आपको क्लियर होनी चाहिए। वो क्या, देखें क्रोमोसोम में एक टर्म आपको कौन सी और क्लियर करता हूं। देखें क्रोमोसोम बेसिकली जो है बेटा ये दो तरह के होते हैं। देखें क्रोमोसोम जो है ना, अगर से ह्यूमन की बात करें, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये बेटा आपने जेनेटिक्स में बातें पढ़ी हुई है, लेकिन यहां पे भी इनका तस्करा बहुत जरूरी है। और दूसरे होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। देखो बेटा, इन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी जो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एग ऑफ ह्यूमन। देखो बेटा, जो एग है वो हैप्लाइड होता है। एग क्या होता है, हैप्लाइड होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए मैं अभी बता रहा था ना कि एग जो है बेटा वो हैप्लाइड होता है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑटोसोम का। आप जानते हो कि एग अगर हैप्लाइड है तो टोटल इसमें 23 होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा ऑटोसोम का, तो ऑटोसोम होंगे 22। ऑटोसोम कितने होंगे, वो 22 होंगे। टोटल क्रोमोसोम तो 23 है ना, क्योंकि एक इसमें जो है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम है, एक इसमें सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तो इस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है। अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन से ही पूछेगा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो है बेटा, आप क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता दें जी। आप बताएं जी, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन द स्पर्म ऑफ फ्रॉग। अब देखें ना, इसके अंदर 26 है, तो इसके हाफ जो होंगे वो कितने होंगे, 13 होंगे। 13 में से 12 जो है वो ऑटोसोम जो है बेटा उसके स्पर्म के अंदर मौजूद होंगे। तो ये इसमें से किसी में से भी जो है वो एमसीक्यूज जो है बेटा वो पिक कर सकता है। तो ये बात जो है बेटा वो आपको जानना बहुत जरूरी थी। ठीक हो गया। यहां पर जो है बेटा फंक्शन क्या होता है, आप जानते हो कि न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है कि बेटा ये जो है ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, और हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं वो जो है उनको परफॉर्म करने के लिए जितनी भी मालूमात होती है वो सारी की सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो है बेटा वो हमारे न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर जो है वो पाई जाती है। चले, मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक जो है वो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो बेटा आपने मुझसे जरूर पूछना है। ठीक है, यहां पर हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।